हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग बुलेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं एसएससी जी इलेक्ट्रिकल के पेपर्स में 2007 से 15 के बीच में वो लेकर आए हैं। जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं आज हम उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग थियोरेटिकल है और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2012 में और 2010 में पूछा गया एसएससी जेईई में एफईटी से रिलेटेड है कि एफईटीज आर यूनिपोलर, बाइपोलर, इधर ए और बी और नन ऑफ दिस। और एक क्वेश्चन पूछा गया एफईटीज एसेंशियली ऑप्शन से वोल्टेज ड्रिवन डिवाइस, करंट ड्रिवन डिवाइस, नन ऑफ दिस या बोथ ऑफ दिस। तो इसका आंसर है यूनिपोलर एंड वोल्टेज ड्रिवन डिवाइस। एफईटी जो होता है इसकी फॉर्म होती है आपकी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर हमें डिज़ाइन किए गए थे जो इश्यूज थे हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के साथ उसको ओवरकम करने के लिए। जैसे कि आपका टेम्परेचर स्टेबिलिटी जो थी बीजेटीज़ में वो कम थी। एफईटीज़ जो बीजेटीज़ में थी आपकी जो नॉइज़ का इशू ज़्यादा था पार्टीशन नॉइज़ की वजह से, और फैब्रिकेशन का इशू आता था आपका। ये सब जो प्रॉब्लम्स थी, ड्रॉबैक्स थे, वो एफईटीज़ में फिर हटा दिए गए। बेसिकली जो आपके एफईटीज़ होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, जेफेट और मॉसफेट। जेफेट भी आपके दो टाइप के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। मॉसफेट होते हैं आपके डिप्लीशन और एनहांसमेंट टाइप। डिप्लीशन टाइप भी दो टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल, और एनहांसमेंट टाइप होता है एन मॉस और पी मॉस। यहाँ पे मैंने सिंपल एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट दिखाए हैं आपको। जैसे एमिटर बेस कलेक्टर होता है वैसे यहाँ सोर्स, गेट, ड्रेन इसके रिस्पेक्ट में होता है। और आपका जो डायग्राम है वो जो एरो है वो उसका आप डायरेक्शन देख लीजिए एन चैनल और पी चैनल के लिए। एफईटीज़ को हम यूनिपोलर डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चार्ज कैरी करता है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से करंट आपका डिवाइस में हो रहता है, वो या तो होल्स की वजह से होता है फॉर एग्जांपल पी चैनल जेफेट, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है फॉर एग्जांपल एन चैनल जेफेट। पर दोनों की वजह से नहीं होता। यही चीज़ डिस्टिंग्विश करती है एफईटीज़ को बाइपोलर डिवाइसेस से, जहाँ पे आपका जो करंट फ्लो करता है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से फ्लो करता है, यानी होल इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से फ्लो करता है बीजेटी के केस में। दूसरी चीज़, बीजेटी जो होते हैं आपके वो करंट कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं क्योंकि इनमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो डिटरमाइन करी जाती है इनपुट करंट जो आ रहा है, या बेसिकली बोल सकते हैं हम इसे करंट कंट्रोल करंट सोर्स आपके डिवाइसेस होते हैं, यानी IC इजिकल टू बीटा IB के अकॉर्डिंगली, यानी करंट जो है आपका कंट्रोल कर रहा है ना करंट को। एफईटी को बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस बिकॉज इनकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिटरमाइन करता है जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। यानी आप देख सकते हैं ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस में मॉड VGS अपॉन में VP का होल स्क्वायर, यानी गेट सोर्स जो वोल्टेज है आपकी वो डिटरमाइन कर रही है ID को। ये VP है आपका, ये पिंच ऑफ वोल्टेज होती है आपकी। और जैसे इसको बोलते हैं हम वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। जो ओप एम्प होते हैं आपके वो होते हैं आपके वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और आपका जो नॉर्टन ऑप एम्प होता है वो होता है नॉर्टन ऑप एम्प, वो होता है आपका करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं देख लीजिए। अच्छा, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनके और जो पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं डिफरेंसेस। बीजेटी के रिस्पेक्ट में ही पूछा जाता है क्वेश्चन। इनका जो वोल्टेज गेन होता है वो कम होता है, करंट गेन हाई होता है। बेसिकली इनका जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है GBW, ठीक है, एफईटीज़ का वो लो होता है आपका एफईटीज़ का, और इनका जो गेन होता है वो भी लो होता है एफईटी का। तो इन दो लॉजिक से आप पकड़ पाएंगे कि जो बैंडविड्थ है आपकी वो हाई होती है एफईटीज़ के केस में। यानी इनमें जो आपका इनपुट सिग्नल का जो आउटपुट फॉर्मेट आता है वो एक्सीलेंट आता है, यानी जो जैसे इनपुट होता है वैसे ही आपका आउटपुट रिप्रोड्यूस कर देते हैं अच्छे, बहुत ही अच्छी फॉर्मेट में। ठीक है, अच्छा, इसमें इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस वैसे तो लो होता है विद रिस्पेक्ट टू ये, लेकिन हाई होता है विद रिस्पेक्ट टू बीजेटी। ठीक है, और इसमें हाई इनपुट इम्पीडेंस का मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो गेट करंट होता है वो स्मॉल होता है आपका। ठीक है, फिर आता है आपका इसमें जो नॉइज़ जनरेशन में कम होती है क्योंकि पार्टीशन नॉइज़ नहीं होती है आपकी। स्विचिंग टाइम फास्ट होता है इसका। स्टैटिक्स की वजह से डैमेज होने चांस ज़्यादा होते हैं इसके। और इसको कभी कभी हमें टर्न ऑफ करने के लिए हमें इनपुट देना पड़ता है, ये कोई इशू हमारा बीजेटी में नहीं होता। ठीक है,
वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं आपके एफईटीज़, ये रेसिस्टर की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, बीजेटी ऐसा कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। मोर एक्सपेंसिव देन बाइपोलर, ज़्यादा महंगे होते हैं, और डिफ़िकल्टी बायसिंग में होती है, लेकिन जो फैब्रिकेशन होता है वो उसका ज़्यादा आसान होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बाइपोलर जंक्शन में जो कॉन्फ़िगरेशन है जो देगी हमारी वोल्टेज गेन को भी और करंट गेन को भी, वो कौन सा है? बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि जो बीजेटीज़ है जिनमें कॉन्फ़िगरेशन में हमें बोथ वोल्टेज गेन और करंट गेन हमें मिल जाता है ठीक ठाक, मतलब तो उसका ऑप्शन है करंट, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, नन ऑफ द ऑप्शन, और कॉमन एमीटर। तो करेक्ट आंसर इज कॉमन एमीटर आपका। ठीक है, आप अगर इसका टेबल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इनपुट रेजिस्टेंस जो उसका मॉडरेट रहता है, आउटपुट रेजिस्टेंस इसका हाई रहता है, ये इसको मॉडरेट बोलते हैं हम जनरली। वोल्टेज गेन जो होता है इसके और करंट गेन वो दोनों हाई रहते हैं। ठीक है, तो पावर गेन जो होता है इसका वो आपका बेसिकली हाई रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट होता है ना पावर गेन। तो इन्हें इनडायरेक्टली वे इन्होंने ये पूछा कि पावर गेन क्या है आपका, एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को। फेज शिफ्ट जो आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है आपका, इसका इन्वर्टेड शिफ्ट हो जाती है इसमें। अच्छा, कॉमन बेस के केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस वो कम होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस आपका हाई होता है, वोल्टेज गेन जो होती है वो हाई होती है और करंट गेन कम होती है। इसकी वजह से जो गेन होता है इसका वो मॉडरेट लेवल पे पहुंच जाता है और कोई फेज शिफ्ट नहीं होता इसमें। ठीक है, फेज रिवर्सल नहीं होता, 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। कॉमन कलेक्टर के केस में हाई इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है, लो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, इसलिए बफर की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। इसका वोल्टेज गेन जो होता है वो 1 के अराउंड होता है, लेस देन इक्वल 1 होता है, और इसका जो गेन होता है 1 + बीटा होता है। ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी जगहों पे। पावर गेन इसका सबसे लो होता है, तो यानी सबसे हाई किसका हुआ, कॉमन एमीटर का पावर गेन, फिर देन कम्स कॉमन बेस एंड इन द लीस्ट कॉमन कलेक्टर, और इसमें भी कोई रिवर्सल नहीं होता। अगर इस टेबल को आप थोड़ा सा वैल्यूज़ के साथ देखेंगे तो ये टेबल आपको मिल जाएगी। इसमें काम की बात एक चीज़ और ये है कि जो एप्लीकेशन है इसमें आपका कॉमन एमीटर जो होता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन काम आता है, आपका कॉमन बेस जो हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन काम आता है, जो कॉमन कलेक्टर है इम्पीडेंस मैचिंग के या बफर के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में अगर हम टू डायोड की जगह 4 डायोड यूज़ करते हैं तो उसका डोमिनेंट एडवांटेज क्या होता है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि हमें लोअर पीक इन्वर्स वोल्टेज रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। पहले रेक्टिफायर देख लेते हैं थोड़ा सा। रेक्टिफायर 2 टाइप के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव में हमारा सिंगल डायोड लगा होता है। फुल वेव जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सेंटर टैप फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैपिंग में क्या होता है आपका, यहाँ से एक तरीके से लोड लगा दिया है, लोड जो बाहर है मान लीजिए हमने अंदर लगा दिया एक तरीके से, और हमने कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, हमने आपके AC साइनसॉइडल वेव है आपकी, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल बनी, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये फॉरवर्ड बायस हो गया आपका, ये रिवर्स बायस हो गया डायोड, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। तो आपकी जो वोल्टेज आई है वो इसके अक्रॉस में आ गई, VM आ गई आपकी, और ये ओपन रह गया। ठीक है, यानी हमें हमें एक साइकिल मिल गई हमें इससे। फिर सेकंड हाफ में जो नेगेटिव पल्स आई हमारी, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। बेसिक वर्किंग इसकी यही होती है। तो हमें कंटिन्यू पल्स आती है हमारी, इस तरीके से पल्स आती रहती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका पीक इन्वर्स वोल्टेज जो होती है इसमें वो कितनी होगी, मान लीजिए हम पहले पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस में आई है वो VM आई है, और जो डायोड रिवर्स बायस उसके केस में भी जो वोल्टेज लग गई वो VM हो गई। तो जो नेट वोल्टेज आ गई आपकी वो 2 VM आ गई इसके अक्रॉस में, डायोड के अक्रॉस में। ठीक है, और हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की केस में। मान लीजिए ये आपका 1 और 2 है आपके, और पॉजिटिव साइकिल जैसे हमने दी, तो ये वाला जो 1 और 2, सॉरी इसको ले लेते हैं हम पहले 1 और 2। ठीक है, इसको हटा लेते हैं अभी 1 और 2। तो जैसे पॉजिटिव पल्स दी हमने, ये वाला डायोड ऑन हो गया आपका, और ये वाला डायोड ऑन हो गया नेगेटिव साइकिल से, तो हमारा जो करंट है वो इस तरीके से मूव करने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी साइकिल कंप्लीट हुई है तो वोल्टेज जो हमारे अक्रॉस में आ रही है वो VM आ रही है। इस केस में जो वोल्टेज यहाँ पे लगी है वो अक्रॉस डायोड के VM ही तो आएगी यहाँ पे, तो वो जो इन्वर्स वोल्टेज हमारी आगे वो आ गई हमारी VM। तो उसमें जो एडवांटेजेस होते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के सेंटर टाइप के रिस्पेक्ट में वो ये होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में हमें कोई बल्कि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए होता, क्योंकि इसकी ये आज के ज़माने में कॉस्टलियर है एज़ कम्पेयर टू डायोड्स, और इसकी वजह से हमारा जो साइज़ होता है रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है जब हम ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ करते। सेकंड पॉइंट है पीक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग जो डायोड्स की ब्रिज रेक्टिफायर में वो हाफ होती है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर टैपिंग,
देखिए ना, VM यहाँ पे हाफ है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर टैपिंग, ठीक है। द डायोड यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर हैज़ कैपेबल ऑफ बियरिंग हाई इन्वर्स वोल्टेज। तो वो जो हाफ होती है, तो इसलिए जो डायोड जो होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा पीक इन्वर्स वोल्टेज को झेल सकें। थर्ड पॉइंट, जो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर में एज कम्पेयर टू सेंटर टैप के केस में वो ज़्यादा होता है, और इसका हमारा अगला अलग ही एडवांटेज है हमारा। और TUF जो होता है वो होता है P आउटपुट DC अपॉन P इनपुट AC। पैरामीटर्स हम थोड़े देख लेते हैं इसके एज ए टेबल। डायोड्स हमारे 2 और 4 यूज़ होते हैं, सेंटर टाइपिंग में ब्रिज में 4 होते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी दोनों के बराबर होती है। पीक इन्वर्स वोल्टेज आपकी 2 VM और सेंटर टाइपिंग में ब्रिज में VM होती है। आउटपुट DC वोल्टेज और 2 VM पाई दोनों में रहती है। ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर आपका सेंटर टाइपिंग में कम होता है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, दोनों याद होनी चाहिए। ब्रिज रेक्टिफायर में 0.812 होता है, यानी ज़्यादा होती है। रिपल फैक्टर आपका 0.48 रहेगा, फॉर्म फैक्टर 0.1 रहेगा, पी फैक्टर √2 रहेगी, एवरेज करंट IDC/2 रहेगी, आउटपुट फ्रिक्वेंसी या रिपल फ्रिक्वेंसी 2F रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर, इनमें से नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर कौन सा है? आंसर है, जो ऑप्शन थे हमारे पास वो थे आपके RLC और एक था ट्रांजिस्टर, तो करेक्ट आंसर इज ट्रांजिस्टर। लीनियर सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट में ये वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें सर्किट पैरामीटर हमारे कांस्टेंट रहते हैं बेसिकली लीनियर सर्किट में, या फिर वो भी कह सकते हैं जिसमें पैरामीटर्स हमारे चेंज नहीं करते रिस्पेक्ट टू करंट एंड वोल्टेज, उसको लीनियर सर्किट्स बोलते हैं। और ये हमेशा ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी V और I का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है आपका। एग्जाम्पल हो गया रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस आपके, ठीक है। नॉन लीनियर सर्किट वो होते हैं जिसमें पैरामीटर वेरी करते हैं रिस्पेक्ट टू करंट एंड वोल्टेज। इन अदर वर्ड्स, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जहाँ पैरामीटर कॉन्स्टेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट यानी वेरी करते हैं, उसे हम नॉन लीनियर बोलते हैं। यहाँ पे पैरामीटर हमें वेरी करते हैं, ये ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। एग्जांपल है डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR। अब इनके हम वो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये नॉन लीनियर कर्व है, और जो आपका ट्रांजिस्टर्स का वो भी नॉन लीनियर कर्व है आपका, तो इसलिए ये आपके नॉन लीनियर कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज, SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। एन टाइप सेमीकंडक्टर के इसमें डोपिंग मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है? तो वो होता है पेंटावेलेंट आपका। सेमीकंडक्टर बेसिकली जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आपके, ठीक है। और आपके इंट्रिंसिक होते हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है आपके, जिसमें कोई आपका इसमें कोई डोपिंग नहीं होती, इसमें कोई हमारा डोपिंग नहीं होती, इसमें प्योर रहते हैं ये। और इसमें आपका जर्मेनियम सिलिकॉन इसका एग्जांपल है। और इम्प्योरिटीज इसमें कुछ नहीं होती। एक्सट्रिंसिक में इम्प्योरिटीज एडेड हो जाती हैं, वो या तो P टाइप इम्प्योरिटी होती है, N टाइप इम्प्योरिटी होती है आपकी। तो ट्रैवलेंट इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो ट्रैवलेंट में होती है आपकी, यानी 3rd ग्रुप होता है, ये 5th ग्रुप होता है पेंटावेलेंट आपका। ये होता है एग्जाम्पल इससे बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम और थैलियम आपका, ठीक है। इसका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का होता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्यूमेथ, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। P टाइप जो होते हैं इसमें आपका जो मूवमेंट ऑफ जो करंट होता है वो बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स की वजह से होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली होल्स की इसमें होल्स ज़्यादा होते हैं आपके। और N टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं आपके, ठीक है। N टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं आपके वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, जिनको डोपिंग हम करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज से। इसमें जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वैलेंस शेल में। इसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं हमारे कंडक्शन, और इसके वजह से कंडक्शन हमारा बढ़ जाता है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हमारे होती है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज जो होती है वो ऐड करते हैं हम बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्शंस में, क्यों? ताकि हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ओरिजिनल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो डिस्टर्ब ना हो जाए उसका स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे एंटीमोनी आपका दे रखा है। एंटीमोनी में क्या है आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स आपकी पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, सिलिकॉन के साथ उन्होंने पेयरिंग कर ली, कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारा गया 5th इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से आपका मूवमेंट ऑफ आपका जो करंट होता है वो मूवमेंट होता है आपका, ठीक है। यही इसकी थ्योरी है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू प्रिपेयर अ P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द इम्प्योरिटीज टू बी एडेड इन सिलिकॉन आर, आपको बता चुका हूँ मैं, इसका आंसर है बोरोन, गैलियम। ये इसका ग्राफ है, या लास्ट क्वेश्चन आप इसको रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन SSC GA 2015 में पूछा गया है, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 2013 में था। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ये आना चाहिए।
चलिए, BJT से टू बी ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन रीजन। BJT को हम कब बोलेंगे कि वो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है? 2014 का क्वेश्चन है SSC JEE का। वो तब बोलेंगे जब दोनों जो जंक्शन है फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे आपके। ठीक है, बायसिंग क्या होती है? जब हम एक्सटर्नल DC वोल्टेज लगाते हैं हम उसे बायसिंग बोलते हैं। बायसिंग दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में होता है जब हम अगर बायसिंग यानी हम DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से हमारा ट्रांजिस्टर पे करंट इंक्रीज़ करता है बेसिकली, तो हम उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और जिसकी वजह से हमारा करंट डिक्रीज़ करता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है, बायसिंग मेथड हमारे चार प्रकार के होते हैं, नहीं बायसिंग हमारे 2 प्रकार का होता है, और इसकी वजह से जो रीजन्स हमारे बनते हैं ट्रांजिस्टर में 4 प्रकार के होते हैं। वो होता है एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन और इन्वर्स एक्टिव रीजन। आपके इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर एमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन आपका दे रखा है, इसके सैचुरेशन आपका ट्रांजिस्टर के केस में, और वो दोनों फॉरवर्ड बायस हैं आपके, तो वो सैचुरेशन रीजन में आपका ट्रांजिस्टर बिहेव करेगा, जो एमिटर जंक्शन कलेक्टर जंक्शन रिस्पेक्ट टू बेस। ठीक है, और सैचुरेशन रीजन का मतलब हुआ ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन एज ए स्विच की तरह वर्क कर रहा है ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन रीजन में, ऑन स्टेट में। ये ऑन स्टेट है आपकी। अच्छा, ऑफ स्टेट में ट्रांजिस्टर कब वर्क करता है? स्विच की तरह। ये भी स्विच की तरह काम कर रहा है, लेकिन ऑफ स्टेट में जब हमारे दोनों स्टेट जो हैं रिवर्स बायस में काम कर रही है, एमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। अच्छा, ट्रांजिस्टर वर्क एक्टिव रीजन में जब काम करता है तो इट वर्क एज एन एम्पलीफायर। इस केस में एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और आपका कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। और जो इन्वर्स एक्टिव रीजन होता है उसमें आपका इन्वर्टेड होता है, यानी एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस होता है कलेक्टर जंक्शन। TTL गेट्स में इसका एप्लीकेशन होता है, TTL गेट्स जो होते हैं आपके, और इसका एप्लीकेशन होता है आपका एटेन्यूएटर्स में। ठीक है, जनरली वैसे हम इसे यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि जो उसमें गेन होता है बीटा वो कम हो जाता है। सैचुरेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है, और इसमें क्योंकि शॉर्टेड हो जाते हैं कलेक्टर और एमिटर के जो आपके जंक्शंस होते हैं, तो कलेक्टर और एमिटर करंट जो होते हैं मैक्सिमम होते हैं इस मोड ऑफ ऑपरेशन में। आप इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। कलेक्टर में शॉर्ट कर दिया, कलेक्टर इक्वल टू एमिटर करंट सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2014 का क्वेश्चन है ये, SSC JEE में पूछा गया है। विच सेमीकंडक्टर डिवाइस बिहेव लाइक 2 SCRs? ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ट्राइक। ऑप्शन अलग अलग थे इसके, डायक, ट्राइक और जो ऑप्शंस होते हैं मॉसफेट समथिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्राइक। बेसिकली ट्राइक की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इट इज़ ए 3 टर्मिनल बाय डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस यूज टू कंट्रोल AC पावर। AC पावर को कंट्रोल करने के काम आता है ये। ठीक है, कुछ दिखने में कुछ ऐसा होता है ये, इसका सर्किट डायग्राम ऐसा होता है। इसमें जो गेट पल्स होती है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पल्स दी जाती हैं इसमें, और ये इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, मतलब आपकी SCRs आपके इन्वर्टेड फॉर्म से लगे होते हैं। अगर एक पास का टर्न हमने ऑन कर दिया ट्राई को, तो ये आपका दोनों डायरेक्शन में आप AC वोल्टेज को पास कर देता है, चाहे वो पॉजिटिव साइकिल हो चाहे नेगेटिव साइकिल हो। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्ट करता है इन बोथ द कंडीशन ऑफ द गेट सिग्नल, यानी गेट के दोनों सिग्नल में पॉजिटिव नेगेटिव पल्स दोनों में अलाउ कर देता है सिग्नल को पास करने में। ये बेसिकली 4 लेयर डिवाइस होता है जिसमें 6 डोपिंग रीजन्स होते हैं। गेट टर्मिनल जिसका डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से ताकि जो ओमिक कॉन्टैक्ट होता है बोथ P और N रीजन का, वो दोनों कनेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से डिवाइस जो होता है हम ट्रिगर कर सकते हैं या तो पॉजिटिव हाफ में या नेगेटिव पोलैरिटीज़ में। ठीक है, इस ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए हम जनरली डायक को यूज़ करते हैं। डायोड की फुल फॉर्म होती है डायोड फॉर अल्टरनेटिव करंट, जो ट्रिगरिंग ट्राइक के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 2 डायोड जो होते हैं हमारे एंटी पैरेलल डायरेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। दिखने में कुछ ऐसा होता है ये, इसका सर्किट डायग्राम ऐसा होता है। एप्लीकेशन ट्राइक की जो है वो कंट्रोल सर्किट्स में लाइक इलेक्ट्रिक फैन की स्पीड कंट्रोल में यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी जगह, और स्मॉल मोटर कंट्रोल्स में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी में पूछा जा चुका है एक बार, और ये स्टेट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ था आपका वेस्ट बंगाल में JEE पे, उसमें ये पूछा गया था MSc WB, ठीक है, उसमें पूछा गया था आपका JEE पे। और हाई पावर लैम्प स्विचिंग और लाइट डिमर्स जो घर पे यूज़ होते हैं उसके लिए भी इसमें आपका ट्राइक यूज़ होता है। और AC पावर कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंस में भी ये यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
एबर स्मॉल मॉडल जो है आपका वो किस पे एप्लीकेबल है? ये 2014 का क्वेश्चन है, प्योर सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको पता है, जनरल लोगों को पता होगा, वो बीजेटी है इसका करेक्ट आंसर। एबर मॉडल जो होता है आपका वो एक आइडियल मॉडल है जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ होता है, जो इसमें हम चारों मोड ऑपरेशंस का शो कर सकते हैं, यानी फॉरवर्ड एक्टिव मोड, रिवर्स एक्टिव मोड, सैचुरेशन और कट ऑफ मोड। ठीक है। एबर स्मॉल मॉडल जो होता है वो रिलेट करता है टर्मिनल करंट्स को इन टर्म्स ऑफ जंक्शन वोल्टेज में। ये मॉडल जो होता है प्रीडेसेसर है आपका आज की तारीख में जो कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल है उसके रिस्पेक्ट में उसका प्रीडेसेसर था, और इसमें आइडियल डायोड्स यूज़ किए जाते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है आपका। इसमें आपके बेसिकली दो डायोड्स और दो करंट कंट्रोल सोर्स होते हैं, यानी हमें दो डायोड, दो करंट कंट्रोल सोर्स चाहिए ट्रांजिस्टर के डेवलपमेंट के लिए। एबर स्मॉल मॉडल हमें ये बताता है बेसिकली। इसकी थोड़ी थ्योरी हम देख लेते हैं। जो डायोड्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बेस एमीटर और बेस कलेक्टर डायोड्स। करंट सोर्स जो होता है आपका यहाँ पे वो क्वांटिफाई करता है माइनॉरिटी कैरियर्स को थ्रू द बेस रीजन, और जो करंट सोर्स डिपेंड करता है करंट थ्रू ईच डायोड। ये जो करंट जा रहा है आपका डायोड से उस पर डिपेंड करता है। पैरामीटर्स जो आपके दे रखे हैं IES, ICS, ये अल्फ़ा आर, अल्फ़ा एफ, ये बेसिकली होते हैं सैचुरेशन करंट बेस एमीटर का या बेस कलेक्टर डायोड का, और फॉरवर्ड रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स होते हैं ये इनके। अब आप इन सब का रिलेशन आप बनाएंगे तो बेसिकली KCL आप रूल लगाएंगे यहाँ पे, जैसे I यहाँ पे आपका बाहर निकल रहा है, ये करंट भी बाहर निकल रहा है आपका अल्फा IR, और IF यहाँ पे एंटर हो रहा है आपका। तो आप ये देख लीजिए IF एंटर हो रहा है और दोनों बाहर निकल रहे हैं, IE प्लस में अल्फा IR। ऐसे ही KCL लगाएंगे तो IB कैलकुलेट हो जाएगा और IC भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। करंट इन रिवर्स बायस इन पी एन जंक्शन डायोड में भी। SSC 2014 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है फ्यू माइक्रो और नैनो एम्पियर। जो करंट होता है रिवर्स बायस में पी एन जंक्शन डायोड्स में वो माइक्रो नैनो एम्पियर्स में रहता है आपका। ठीक है। तो इसके लिए आप देख लेते पी एन जंक्शन डायोड हम देखते हैं, उसमें हमने रिवर्स बायसिंग कर दी हमने। ठीक है। अभी पी टाइप जो होता है आपको पता है उसमें सरप्लस क्या होते हैं, सरप्लस हमारे होते हैं आपके होल्स। एन टाइप पे सरप्लस क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी हमारी है रिवर्स बायस। अब जब रिवर्स बायसिंग होगी तो क्या होगा आपका, जब रिवर्स बायसिंग होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपनी जर्नी शुरू करेंगे नेगेटिव टर्मिनल्स पे, और जो होल्स होंगे वो आपके जाएंगे कहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे। होल्स इधर से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से जाएंगे। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँचे हैं वो वहाँ पे कंबाइन करेंगे होल्स के साथ, तो उससे क्या होगा, जो आपका होल्स की मात्रा यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी आपका जो एटम है वो आपका आयोनाइज हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें होल्स कम हो गए ना, तो नेगेटिव उससे वो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, पी साइड पे। सिमिलरली जो आपका एन साइड पे है वो जो आपकी आयोनाइजेशन होगा आपका एटम्स का, वो पॉजिटिव आयोनाइज हो जाएगा आपका एटम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे आपके होल्स गए थे, मैक्सिमम होल्स ने न्यूट्रलाइज किया इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए यहाँ पे, तो जो एटम था वो आयनाइज होके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज हमारा बढ़ गया। ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका मान लीजिए जो नेगेटिव आयंस है यहाँ पे, ये यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से जो आपके बेसिकली जो आपके नेगेटिव आयंस है वो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है एन साइड से उनको आने में रोकेंगे। ठीक है, और ऐसे ही आपके यहाँ से भी आपके होल्स को वो रोकेगा जो पॉजिटिव आयंस है आपके। ठीक है, एन साइड पे, यानी आपका जो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट है वो कम होना शुरू हो गया। अब मान लीजिए हमने रिवर्स बायसिंग बढ़ा दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव आयंस है वो हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव आयंस आपके बढ़ गए, तो यानी आपकी वॉल थिक होने लग जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव वॉल थिक होने लग जाएगी, यानी वाइड डिप्लीशन रीजन बन गया। तो उसकी वजह से आपका जो फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायस करंट है वो नहीं हो पाएगा, यानी फॉरवर्ड बायसिंग करंट हमारा
इसमें कोई जो करंट है आपका वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, डिप्लीशन रीजन में। तो इसलिए जो मेजॉरिटी कैरियर्स है आपके वो करंट को कैरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा उनका मूवमेंट, ठीक है। लेकिन जो पी इंजेक्शन डायोड आपके माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो तो आपके फिर भी मूव करते रहेंगे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे जो बैटरी पे हैं वो पुश करेंगे आपके होल्स जो यहाँ पे एन साइड पे हैं वो, ताकि वो यहाँ पे इधर आ जाएं, आपके पी साइड पे आ जाएं, ठीक है। और पॉजिटिव जो चार्ज कैरियर होल्स हैं वो क्रॉस कर जाएंगे पी एन जंक्शन को और वो अट्रैक्ट हो जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे। तो इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इलेक्ट्रिक करंट हमारा रिवर्स बायस पी एन जंक्शन डायोड में फ्लो करेगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन फ्लो करेगा आपका। चूंकि इलेक्ट्रिक करंट हमारा आ रहा है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर्स आपके बेसिकली कम होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब कैरियर्स आपके ज़्यादा हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स वैसे ही कम है, तो जो करंट की वजह से फ्लो करेगा वो ऑलरेडी कम करेगा। तो इसलिए माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो होता है करंट नेग्लिजिबल होता है, उसको माइक्रो हम नैनो एम्पियर के अराउंड में ले लेते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग इंजीनियरिंग बुलेट।